प्यारे बच्चों आदाब। तो 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में आज हम आपके लिए लेके आए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो पहला चैप्टर था इसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैंने ऑलरेडी आपको लिंक भेज दी थी इसमें 11th ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा। तो राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच ए पर्सन कैन नॉट डेवलप हिज हर पर्सनैलिटी। राइट्स आर द ट्रू गारंटी फॉर द सक्सेस ऑफ वर्किंग डेमोक्रेसी। तो इसमें ये कहता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स ये बुनियादी हकूक़ होते हैं, इसके बिना जो है किसी की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती। माशरे में जितने भी हम सोसाइटी में जहाँ भी हम रहते हैं तो ये राइट्स हमें लाजमी होने चाहिए। तो हमारे यहाँ भी ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वो कौन कौन से हैं आपको पहले हम बता देंगे। ये आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, तो पहला आपका आता है राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। उसके बाद दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। उसके बाद आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। और फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। तो 1 बाई 1 इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जो है क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 12 टू 35 में पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ये वो राइट्स हैं जो भारत के सभी लोगों के पास मौजूद होते हैं और कुछ कुछ बाहर के लोगों के लिए भी होते हैं। आप समझिएगा अच्छी तरह से किस तरह से होते हैं बाहर के लोगों के लिए भी तो कम कुछ कुछ। तो आर्टिकल 21, जैसे कि पहले गवर्नमेंट होती थी वो थी मोनार्की, जिसमें सबसे ज़्यादा हक किंग को मिलता था। जो जैसे आज है पीएम हमारे मोदी जी, तब क्या होता था किंग को सबसे ज़्यादा क्या होता था, वो सबसे ज़्यादा हक मिलता था। जैसे ही डेमोक्रेसी आना शुरू होती है, डेमोक्रेसी के से पहले जो है किंग ही सरकार चलाते थे, लेकिन जो ही डेमोक्रेसी, आपको पता है डेमोक्रेसी तो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो डेमोक्रेसी जब वजूद में आती है, डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे लोगों को हर एक चीज़ का हक होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी जो ही आना शुरू होती है तो लोगों को राइट्स मिलने शुरू हो गई। और भारत ने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लाए हुए हैं? भारत ने फंडामेंटल राइट्स जो हैं यूएसए से लाए हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सभी फंडामेंटल राइट अब्सोल्यूट हैं या क्वालिफाइड राइट्स हैं? तो सबसे पहले हम आपको ये दो चीज़ें समझा देते हैं कि अब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड क्या चीज़ होती है। तो अब्सोल्यूट का मतलब है कि हर माहौल में, मतलब किसी भी हालत में लागू होने वाले राइट्स। और क्वालिफाइड का मतलब है कि कुछ हालत में लागू होने वाले और कुछ हालत में लागू नहीं होने वाले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट को क्वालिफाइड में रखा गया है, मतलब हालात के मुताबिक लागू होने वाले। आपको पता है हिंदुस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसमें इसलिए हमने इन राइट्स, जितनी भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हमने क्वालिफाइड में रखा है। तो दो तरह के मैंने ये बोले आपको कि एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। तो क्या हम एब्सोल्यूट में हैं या क्वालिफाइड में? तो हम किस में हैं? क्वालिफाइड में हैं। तो मतलब हालात के मुताबिक लागू होने वाले। जो ही हालात ख़राब होती है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपको जैसे कोई भी राइट हो यार, तो जब कोई पंगा हो या कुछ भी हो, हालत ख़राब हो जाए, तो आप बाहर जाके घूमोगे, बोलोगे यार मुझे, मेरे पास राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन, यार मैं बोल सकता हूँ, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकता हूँ, मुझे कौन पकड़ेगा। वहाँ से हालत ख़राब है, तो उस समय को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सोच समझ के बात इसमें डाली हुई कि यार इनको क्वालिफाइड में रखा जाए,
ताकि हालत के मुताबिक लागू हों ये वाले राइट। तो आर्टिकल 19 कहता है कि बोलने की आज़ादी, अगर आपने ऐसा भाषण दे दिया जिससे दूसरे को ठेस पहुंचती हो, तो जिसमें आर्टिकल 490 और आर्टिकल 500 में सज़ा दी गई, उसमें सज़ा का भुगतान दिया गया है अगर आप ऐसे समय पे ऐसा भाषण दे देते हैं जिस भाषण से मतलब किसी दूसरे आदमी को जो है ठेस पहुंचती है, तो मसला ख़राब हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि आर्टिकल 21 सेज दैट अबाउट राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो ये जेल भी हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। तो जब भी बोलना है तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन का ख्याल करना है। अब ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होती हैं? तो फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट अमेरिका में पहले एब्सोल्यूट होते थे, लेकिन यूएसए ने क्या किया, आहिस्ता 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 ये रियलाइज़ किया कि कभी ऐसी हालत बन सकती है कि कभी कभार कर्फ्यू लगाना पड़ता है, कुछ भी वार की हालत हो गई तो बहुत लोगों के ये जो तब लोगों के हक में क्या करना होगा, रोक लगा देनी होगी। तो इसी तरह भारत में जब हालात ख़राब होते हैं तो ये राइट्स लागू, ये जो लोग हैं लोगों के पास नहीं रहते हैं, मतलब लागू तब नहीं रहते हैं, सिर्फ जो है राइट टू लिव ही रहते हैं। इसलिए ये राइट हिंदुस्तान में एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। अब रीज़नेबल जो रिस्ट्रिक्शन है इसलिए है कि भारत में रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, मतलब 19(1)(a) और 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(f), तो इनके साथ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो अब सवाल ये है कि जुडिशरी कैसे फंडामेंटल राइट का पालन करती है। तो 1992 का एक हम किस्सा सुनाते हैं जिसमें एक केस आया था। क्या आता है, 1992 में एक केस आया, जो ही आता है उसका जो नाम होता है वो होता है मोहिनी जैन केस। तो कर्नाटक में क्या होता है कि कर्नाटक राज्यसभा के किसी कॉलेज के द्वारा ये हो रहा था कि जो बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए उनके लिए 65,000 और जो इधर के थे उनके लिए कम। तो मोहिनी जैन ने उस कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए थी। मतलब ये कि स्कॉलरशिप दे रहे थे, बाहर के लोग थे उनको 65,000, जो यहाँ के पर्सनली थे उनको कम मिल रहा था। तो मोहिनी जैन ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए। तो मोहिनी ने कहा कि ये मेरे आर्टिकल 21 को वायलेशन कर रहा है। उसने कहा कि आप आर्टिकल 21 में कहते हो कि राइट टू डिग्निटी, मतलब इज़्ज़त से रहने की, तो एजुकेशन के बिना कोई भी इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता। एजुकेशन का राइट तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो ये इन शॉर्ट आपको आज थोड़ा सा ये समझ आया होगा शायद। तो फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बता दिया। तो कल हम जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करेंगे। तो ओके, थैंक्स।